आप सभी को आज हम लोग 28 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखने जा रहे हैं, उसकी कमेंट्री सुनने जा रहे हैं। तो ये जो पोस्ट है जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात की गई, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया गया है। अगर ज़रूरत लगे तो आप देख सकते हैं। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट। उसके बाद ये जो न्यूज़ है, माइक्रो फाइनेंस इज़ फोस्टरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थोड़ा सा अगर इसको समझ जाएंगे, अगर याद रख पाएंगे तो बहुत हेल्प मिलेगा। पहला पॉइंट इसमें ये है कि 2005 में आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक स्ट्रेटजी लेकर आया था, ठीक है। उसके बाद हमारा जो इनिशियल अप्रोच था, फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक बार समझने की कोशिश करनी है हम लोगों को कि हमारा इनिशियल अप्रोच क्या था। हमारा इनिशियल अप्रोच ये था कि हर एक एरिया के आसपास एक जो है बैंक रहना चाहिए, है ना। देयर इज़ सम लिमिट इज़ देयर, लाइक 5 किलोमीटर की रेंज में एक ना एक बैंक ब्रांच ज़रूर होनी चाहिए। तो इनिशियल हमारा अप्रोच ये था। फर्स्ट अप्रोच ऑफ द आरबीआई इन फाइनेंशियल इंक्लूजन वाज टू प्रोवाइड बैंकिंग आउटलेट्स क्लोजर टू द पीपल, ठीक है। उसके बाद ये जो अप्रोच था, उसके बाद थोड़ा सा इसमें चेंजेस हुए ओवर द पीरियड। इन 2014 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो देखो 2005 से हम लोगों ने फास्ट फॉरवर्ड कर लिया 2014। इसके बीच में कुछ चीज़ें हुई होंगी, लेकिन आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो हुआ वो इन दो स्टेजेस पे हुआ। पहला, फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी आई, जिसमें अप्रोच था कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आउटलेट्स होने चाहिए। तो आउटलेट फोकस्ड डेवलपमेंट हुआ पहला। दूसरा डेवलपमेंट क्या हुआ? दूसरा डेवलपमेंट ये हुआ कि इंक्लूजन वाला डेवलपमेंट। इंक्लूजन बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे हम नंबर ऑफ़ अकाउंट्स इम्प्रूव किए प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत, है ना। नियर अबाउट हमने 48 करोड़ अकाउंट खोले, ठीक है। तो ओवरऑल लोगों की सेविंग्स इंप्रूव हुई। 1.77 लाख करोड़ की जो सेविंग्स हैं उसमें, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अब देखो राइटर ने क्या किया, इंक्लूजन पे छोड़ दिया, 2014 पे छोड़ दिया। उसके बाद सीधा जो है स्कीम्स पे आ गया कि नंबर ऑफ़ स्कीम्स ही इज़ एक्सप्लेनिंग अबाउट सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना। ये 3 स्कीम्स है जो कि डोमिनेंट स्कीम्स है, ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर में। अटल पेंशन सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। उसका राइटर ने बताया कि देयर इज़ स्टिल अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो क्या स्कोप है? तो उसमें कोट कर सकते हैं अब 77th राउंड ऑफ एनएसएसओ का सर्वे जो बताता है कि नियरली 3/4 ऑफ रूरल एंड 4/5 ऑफ अर्बन इंडिया आर स्टिल आउटसाइड द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। तो अर्बन सिस्टम जो इतना डायनेमिक दिखाई पड़ता है, उसमें भी 4/5 जो पॉपुलेशन है उसकी जो पोर्शन है, दैट इज़ स्टिल आउटसाइड द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। समझ रहे हैं? फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम बताना है इसमें। फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम को समझने की कोशिश करिए कि सिर्फ अकाउंट होना ही काफ़ी नहीं है ना, कि फाइनेंशियल सर्विसेज को इस्तेमाल करना, एक्सेस करना, जैसे बीमा हो गया, जैसे कि क्रेडिट हो गया, है ना, जैसे कि यूसेज ऑफ एटीएम्स हो गया, जैसे यूसेज ऑफ यूपीआई हो गया, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। देन द पुअर इज स्टिल फेसिंग स्कार्सिटी ऑफ क्रेडिट। तो फिर वही सब चीज़ हो गई। एक डाटा के तौर पे आप याद रखिए कि जो देश में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं नियर अबाउट 250 के आसपास हैं। दे आर केटरिंग नियर अबाउट 7 करोड़ पॉपुलेशन, ठीक है, 7 करोड़ हाउस होल्ड्स। उसके बाद जो सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया था एसएचजी लिंकेज का, ठीक है, एसएचजी को बैंक से लिंक करने का प्रोग्राम चलाया था। उसके अंतर्गत 14.5 करोड़ लोगों को जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन उनका किया गया एक तरीके से। दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू 14.5 करोड़ पीपल, है ना। ये जो दोनों मिला करके जो एमएफआई और एसएचजी, ये दोनों मिला करके नियर अबाउट 4.5 लाख करोड़ रुपए का जो इनका जो क्रेडिट एक्सपोजर है एक तरीके का, ठीक है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बस बता दे रहा हूँ कि चीज़ें कभी कभी काम आती हैं। 4.5 लाख करोड़ रुपए का इसका एक्सपोजर है। और इंडिया का जो है गोल्ड में एक्सपोजर कितना, गोल्ड की मार्केट में नियर अबाउट 3.45 लाख करोड़ के आसपास गोल्ड में एक्सपोजर है इंडिया का। तो दैट अमाउंट्स टू 10% ऑफ प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है। अब देखो एमएफआई क्यों फेमस है? एमएफआई हैज़ मेड माइक्रो फाइनेंस अ पॉपुलर प्रोडक्ट, है ना। फिर यही सब चीज़ें हैं। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है, आपको इसकी स्टोरी याद रखनी है कि 2005 से शुरू हुई। पहला स्टेज 2005, 2014 दूसरा स्टेज, तीसरा एमएफआई का मतलब क्या है, एमएफआई का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो एमएफआई का ऑब्जेक्टिव क्या है? एमएफआई का ऑब्जेक्टिव ये है टू
to provide access to finance, access to money to the business, small businessman, to the rural household, to the women, so that they can start their entrepreneurial journey and become self sustainable, self reliant. ये इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि छोटे मंझोले जो लोग हैं वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें, जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग, जैसे कि गोट फार्मिंग, है ना। ये सब चीज़ें, कुछ छोटी छोटी चीज़ें शुरू करें और आत्मनिर्भर बन सकें। ठीक है, कुल कितनी MFI हैं? 250 के आसपास MFI कितने लोगों को कैटर करती हैं? 7.5 करोड़ लोगों को कैटर करती है। SHGs कितने लोग कैटर करती है? 14.5 करोड़ लोगों को कैटर करती हैं। स्कोप क्या है? 77th NSSO सर्वे को कोट करिए कि 4/5 रूरल में स्कोप है, एंड 3/4 of the rural society is still outside and 4/5 of urban society is still outside, है ना। 4/5 and 3/4, 3/4। उसके बाद देखो राइटर ने सजेस्ट क्या किया। राइटर ने ये सजेस्ट किया है गवर्नमेंट को 3 स्टेप कम से कम लेने चाहिए। क्या स्टेप लेने चाहिए? पहला, MFI का जो है एनवायरनमेंट उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्रिएट ए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ MFI। ठीक है। दूसरा, प्रोवाइड इंसेंटिव टू द पीपल सो दैट दे कैन एक्सटेंड माइक्रो फाइनेंस लोन्स। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करिए। कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं? क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि MSMEs को क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड की जाती है कि हम लोन दे रहे हैं और लोन डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो लोग लोन नहीं देते हैं या कम कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ ना हो तो उसके लिए सरकार को बैकिंग करनी चाहिए। तो क्या क्या 3 चीज़ें सजेस्ट की गई राइटर ने पहला सजेस्ट किया कि क्रिएट ए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, मतलब अवॉइड द वेस्टेड इंटरेस्ट। फिर दूसरा बताया है कि देयर वर सेवरल दूसरा बताया कि इंसेंटिव प्रोग्राम क्रिएट करिए, जैसे टैक्स कंसेशन, सब्सिडीज़ एंड क्रेडिट गारंटीज़। फिर तीसरा बताया प्रोग्राम कैन बी इनिशिएटेड टू ट्रांसफॉर्म एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। तो बेसिकली 3 prong स्ट्रेटजी सजेस्ट करी है। पहली स्ट्रेटजी क्या बताई? पहला इन्होंने बताया कि कंडीसिव एनवायरनमेंट बनाओ। दूसरा इन्होंने बताया कि जो रिस्क एक्सपोजर है उसको सरकार मिनिमाइज़ करे। कैसे करेगी? सब्सिडीज़ दे करके, है ना, क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करके, टैक्स एग्जम्पशंस प्रोवाइड करके। फिर तीसरा इन्होंने सजेस्ट किया है कि जो ऑलरेडी प्रोग्राम रन कर रहे हैं उनको स्ट्रेंथन करिए, ट्रांसफॉर्म करिए एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन टू वायबल फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो उनको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। फिर देखिए, फिर क्या है कि आज एक शब्द का इस्तेमाल किया गया EBTDA का। ठीक है, इब्तिदा क्या होता है तो इसको समझ लीजिए। बेसिकली क्या है इसका पर्पज़, क्या होता है इसका पर्पज़? ये होता है कि यूज़ टू इवेल्युएट कंपनीज ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। फुल फॉर्म वगैरह आप पढ़ लीजिए क्योंकि कई जगह नॉर्मल एग्जाम से पूछ लेता है। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो इस अगर एप्टिदा निकालना होता है इस कैलकुलेटेड बाय एडिंग इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस टू द नेट इनकम। नेट इनकम में सब चीज़ें जोड़ करके एप्टिदा निकाला जाता है। इसका पर्पज़ क्या होता है? ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए निकाला जाता है। ठीक है, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि वॉरेन बफेट, उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट अ गुड मेजर टू अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस। क्यों गुड मेजर नहीं? क्योंकि इट ओमिट्स कैपिटल कॉस्ट, है ना। फिर तीसरा इसमें पॉइंट ये है कि इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ गाप। गाप क्या है? जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं, उसको जो है टोटल GAAP कहा जाता है। ठीक है, देन उसके बाद एक और पोस्ट है, ये वैल्यू एडिशन की पोस्ट है। इसमें अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा एक्सटर्नल गूगल कर लीजिए। पहली चीज़ ये है कि मनमोहन सिंह की एक जो स्पीच है, विक्टर ह्यूगो वाली स्पीच, वो बहुत ही फेमस स्पीच है। क्यों? 1991 में हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज़ किया। उस समय मनमोहन जी ने कहा था कि नोबडी कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। ये विक्टर ह्यूगो का स्टेटमेंट है और इसको आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दूसरी मिलेनियम बजट, तीसरी खान्स मतलब लियाकत खान, इंटरिम गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे। इनको पुअर मैंस बजट कहा जाता है। इसको आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इसको ज़रूर कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस जो है उसके संदर्भ में अगर कभी लिखने मिल जाए तो आप इस वाले डायलॉग को, इस वाले स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। द कुरानिक इंजेक्शंस दैट वेल्थ शुड नॉट बी अलाउड टू सर्कुलेट ओनली अमंग द वेल्दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसके 2 फ़ायदे हैं। पहली चीज़ कि आप कुरान को कोट कर रहे हैं, जनरली लोग नहीं करते हैं।
ठीक है। तो जनरली लोग महात्मा गांधी ये सब मतलब कॉमन चीज़ों को कोट करते हैं, कुरान को कोट कर सकते हैं, है ना, उसमें अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। तो आई वुड सजेस्ट यू कैन कोट दिस प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। उसके बाद एक पोस्ट आई जिसमें मेंटल हेल्थ की बात करी गई है, स्टिग्मा स्कैटर्स इन द लाइट। तो इनकी बिटियां हैं इंदु भूषण जी की, उन्होंने कुछ एक अच्छा सा स्टेटमेंट जारी किया होगा, उससे प्रभावित होकर के इन्होंने पूरी आर्टिकल लिख डाली। इन्होंने क्या बताने की कोशिश करी है, इन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि इंडिया में सुसाइड का स्टेट क्या है बेसिकली। और भी कई रीजन हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में 2-3 जगह सुसाइड ऐसे देखे गए हैं, है ना। एक आईआईटी में भी सुसाइड हो गया है, शायद खड़गपुर में हुआ है, कहाँ पे हुआ है। तो इन्होंने बताया कि सुसाइड जो है इंडिया में, इंडिया के जो लेवल है 12.9, एक लाख में 12.9 है सुसाइड। फिर 10.2 है रीजनल एवरेज, फिर 9 है ग्लोबल एवरेज इंडिया का सुसाइड में। एवरी सुसाइड इज़ 1 टू मैनी। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। ये जो स्टेटमेंट है 1 टू मैनी का बहुत ही सुइटेबली यूज़ किया गया है। लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द 15 to 29 इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज इज़ सुसाइड। उसके बाद इसमें एक चीज़ और है, क्या थी, ठीक है, हाँ, ये था कि पैंडेमिक में लैंसेट की एक रिपोर्ट है, इसने लैंसेट की रिपोर्ट ने बताया कि पैंडेमिक के दौरान जो डिप्रेशन है 28% इंक्रीज़ किया है और एंग्जाइटी भी 26% इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। उसके बाद समझिए कि क्या कॉमन रीजंस रहते हैं, लोग सुसाइड करते हैं तो उनकी साइकोलॉजिकल स्टेट क्या होती है और क्यों होती है। द रीजंस कुड बी डाइवर्स एक्चुअली, एम्प्लॉयमेंट लॉस, चिल्ड्रंस स्कूलिंग, ग्रीफ, स्कूल क्लोजर्स, आइसोलेशन, कोई भी चीज़ आपको जो है अफेक्ट कर सकती है ना। सोशल मीडिया, किसी भी आंसर में आप सोशल मीडिया को जो है श्योरली इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि सोशल मीडिया का रोल रेडिकलाइजेशन में क्या है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल मीडिया का रोल साइकोलॉजिकल हेल्थ में क्या है हमारी, है ना, मेंटल हेल्थ में क्या है। इट एक्सरबेट्स द स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ रिस्क, कंपेरिजन, बॉडी शेमिंग, अपीयरेंसेस, इरोड्स सेल्फ स्टीम। फिर ठीक है, फिर देखो इसमें उन्होंने बताया कि जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है ना, इसकी ब्यूटी ये है कि इट इज़ अ क्योरेबल थिंग, वी कैन क्योर इट। कैसे कर सकते हैं, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, 4 पिलर्स टू फाइट मेंटल हेल्थ। पहला, किल द स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है कि पीपल हम लोग अंदर अंदर कुढ़ते रहते हैं, वी डू नॉट टॉक अबाउट दिस, वी डू नॉट कम टू द लाइट, ब्रिंग टू द लाइट द इश्यू। तो इन्होंने कहा कि किल द स्टिग्मा, पहला चीज़। एग्जाम्पल दे सकते हैं दीपिका पादुकोण को, काफ़ी फेमस उनकी कहानी है, हाउ शी फॉट द डिप्रेशन। उसका सेकेंड पॉइंट में बताते हैं कि मेंटल हेल्थ इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो पहला पॉइंट है स्टिग्मा से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड। दूसरा पॉइंट है पॉलिसी से रिलेटेड। जो मेंटल हेल्थ है दैट इज़ एक्टिवली इट शुड बी ट्रीटेड एज एन एक्टिव पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। उसका तीसरा है क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द मेंटल हेल्थ। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इंडिया में क्या कहते हैं, ट्रेंड प्रोफेशनल्स की कमी है जो मेंटल हेल्थ को ट्रीट करते हैं। एज एन एग्जांपल इन्होंने बताया कि 20 to 30% जो है मेंटल हेल्थ नीड्स दे करंटली एबल टू बी मेट। 20 से 30% ही नीड्स को पूरी कर सकते हैं। तो इतना लंबा जो गैप दिख रहा है ना आपको 60 से 70% का, वो एक गैप एग्जिस्ट करता है। एग्जांपल के तौर पर इन्होंने बताया कि CAPF में 2 लोग हैं, 2 ट्रेनर हैं या डॉक्टर्स हैं 3 लाख की बटालियन में, है ना। CAPF बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्यों, क्योंकि सेना में जो सुसाइड्स होते हैं सबसे ज़्यादा CAPF के जवान करते हैं। मेक इट अफोर्डेबल, इन्होंने बताया कि मेक इट अफोर्डेबल। तो 4 इन्होंने स्ट्रेटजी बताई, 4 prong स्ट्रेटजी टू फाइट द मेंटल हेल्थ। पहली स्ट्रेटजी स्टिग्मा से लड़ो। दूसरी स्ट्रेटजी क्या इन्होंने बताई, इन्होंने बताया कि इट शुड बी, मतलब इसको पब्लिक हेल्थ का पार्ट समझो और उसी तरीके से ट्रीट करो। फिर तीसरी स्ट्रेटजी क्या बताई कि स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो। उसके सजेस्ट करने के लिए कुछ पॉइंट भी इन्होंने सजेस्ट कर दिए। फिर चौथी स्ट्रेटजी बताई कि मेक इट अफोर्डेबल। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने कोट इस्तेमाल करी है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी यूज्ड लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रॉक चिज़होम की एक कोट है इन्होंने इस्तेमाल करी है, एंड ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ WHO। ही सेड दैट देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर और हम लोग देखते हैं, अच्छा देखो, ये जो न्यूज़ आई थी बेसिकली क्या हुआ है कि इंडियन एक्सप्रेस ने भी बहुत सारे लोगों को अवार्ड दिया है, गवर्नेंस में एक्सीलेंस का अवार्ड दिया गया, एक्सीलेंस इन गवर्नेंस। तो उनमें से एक जो सज्जन है उनका नाम है शरद कुमार द्विवेदी। शरद कुमार द्विवेदी जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, DC हैं, कहाँ के, नॉर्थ 24 परगना के। इन्होंने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी है, इन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी है
कि नॉर्थ परगना में एक जो प्लेस है पेट्रापोला, क्या नाम है, प्रॉपर नाम इसका क्या है, पेट्रापोल एक प्लेस है। पेट्रापोल में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। तो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट में क्या होता है, नियर अबाउट 400 ट्रक डेली जाते हैं, नियर अबाउट 150 से 200 ट्रक डेली आते हैं। तो बहुत बड़ी ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, आप कभी देख सकते हो। मैं गया था झारखंड तो मैंने देखा, तो वहाँ पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ये ना, ट्रक वाली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत लंबी लंबी कतार रहती है, बहुत लंबी, दूर तक मीलों तक कतार रहती है ट्रकों की, समझ रहे हैं। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसको इन्होंने सॉल्व किया है। तो कैसे सॉल्व किया कि अर्लियर क्या होता था, कम से कम 39 दिन 40 दिन लग जाते थे किसी पर्टिकुलर ट्रक को चेक पोस्ट से निकलने में, समझ लो इतना लंबा समय। इन्होंने एग्जांपल दिया लास्ट फरवरी का। उसके दिन इन्होंने क्या किया, ही स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड ई इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट मैनेजमेंट। तो ई इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट मैनेजमेंट में क्या हुआ कि ऑनलाइन आप जो है अपना रजिस्टर कर सकते हैं, अपना कंसाइनमेंट के बारे में सारी डिटेल शेयर कर सकते हैं कि हम कंसाइनमेंट में ये चीज़ें कैरी कर रहे हैं और हमारा नंबर ये है। तो जो फिज़िकल प्रोसेस था, लोग उतर के जाते तो वो थोड़ा सा डिजिटाइज हो गया। जब डिजिटाइज हो गया तो देखो टाइम ड्यूरेशन कितनी रिड्यूस हो गई, 39 दिन से 2 दिन में हो गया। तो इसको एग्जांपल कर सकते हैं। सबसे पहले इनका नाम याद रखना है, इनका नाम है शरद कुमार द्विवेदी। एग्जाम्पल कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, गवर्नेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसको हम लोग इकोनॉमी में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी वर्ल्ड बैंक की, उसमें उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड बैंक सेड दैट इंडिया बांग्लादेश में थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यू है, अगर उस ट्रस्ट इश्यू को अगर हम लोग बैलेंस कर दें, सही इम्प्रूव कर लें, देन इट विल बेनिफिट बोथ द कंट्रीज़, है ना। तो उसको मैंने चेकआउट किया उस पोस्ट को, तो उसमें देखो ये वाली पोस्ट है और उसमें बताया गया है कि अगर लॉजिस्टिक्स, अगर ट्रेड इम्प्रूव होता है तो 17% इनकम इम्प्रूव होगी बांग्लादेश में और 10% इनकम इम्प्रूव होगी इंडिया में। उसका तीसरा इसका यूज़ क्या है, ईज़ ऑफ बिजनेस। गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है गतिशक्ति, उसके अंतर्गत एक लॉजिस्टिक्स इम्प्रूवमेंट का लॉजिस्टिक पॉलिसी लेकर आए। तो ये जो पॉलिसी गोल्स होते हैं इनको कौन पूरा करता है, इनको फूड सोल्जर्स पूरा करते हैं, गवर्नेंस के फूड सोल्जर्स इन द गवर्नेंस सिस्टम। तो वो कौन होते हैं, हमारे सिविल सर्वेंट होते हैं। तो ये 3 जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाम याद रखना है, क्या नाम है इनका, शरद कुमार द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं। देखो ये एक पोस्ट आई है झारखंड का बूढ़ा पहाड़, वहाँ पर क्या कर रही है सरकार, एक प्रोजेक्ट चला रही है, ठीक है। तो क्या प्रोजेक्ट है कि मेड मॉइस्ट फ्री। तो लास्ट ईयर क्या हुआ, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि जो झारखंड का ये एरिया है ना बूढ़ा पहाड़ का, दैट हैज़ बीन मेड नक्सल फ्री, है ना, नाउ स्टेट। अब देखो तो इसको हमने इसको क्यों रखा है आज अपने मतलब इसमें, हमने इसको इसलिए रखा है कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके डेवलपमेंट को अचीव कर सकती हैं और स्टेट और पीपल को डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें रोल ऑफ स्टेट क्या है कि अगर सेंट्रल ने नक्सल फ्री कर दिया है, मॉइस्ट फ्री कर दिया है, तो स्टेट का रोल है कि उस चीज़ को मेंटेन करे, उसको बना के रखे। कैसे करेगा, डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को लेकर आए। तो उसमें इसका एग्जांपल दीजिए बूढ़ा पहाड़ का। बूढ़ा पहाड़ जो है मेड मॉइस्ट फ्री बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नाउ स्टेट गवर्नमेंट पुशिंग फॉर इट्स डेवलपमेंट थ्रू इट्स बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्लान। सरकार आपके द्वारा कैंपेन, तो ऐसे करके कैंपेन चला रही है ना, तो ये अच्छी चीज़ है। तो कैसे करेंगे ये लोग, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, प्रमोटिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ओपनिंग मेडिसिन शॉप्स, एफर्ट्स टू मेक इट नक्सल फ्री एंड सस्टेन द प्रोग्रेस। देन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत, तो उसका एक ये रिपोजिटरी है ना। किसी दिन थोड़ा सा बनाते हैं इसको, संडे को बनाते हैं या फिर किसी दिन बना डालते हैं इसके ऊपर वीडियो, ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म की, ठीक है। तो तमाम सारे देखो कॉन्सेप्ट रहते हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को टैकल कर सकता है, रोल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, रोल ऑफ स्टेट क्या है, करंट स्टेट क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, वो सब चीज़ें कवर करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम लोग ये समझेंगे कि बूढ़ा पहाड़ का एग्जाम्पल इस्तेमाल करना है, कहाँ पे एग्जाम्पल इस्तेमाल करना है, कोऑर्डिनेशन के तौर पर इस्तेमाल करना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। बूढ़ा पहाड़ क्यों फेमस है, क्योंकि बूढ़ा पहाड़ ना कि झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ बॉर्डर एरिया के पास का जो एरिया है, तो यहाँ पे जो नक्सलिस्ट मॉइस्ट लोग होते हैं वो अपना ठिकाना बना लेते हैं, ठीक है। दे फाउंड रिफ्यूज एट दिस प्लेस, तो वो जो है प्रॉब्लम सही हो गई। उसके बाद ये जो आज ये जो पोस्ट है ये एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग ट्रीट करेंगे। इसमें क्या है, इनका नाम है चेरुवयाल रमन। चेरुवयाल रमन जो हैं इनको पद्म अवार्ड दिया गया है। किस लिए दिया गया है, फॉर इट्स
his untiring effort to conserve the wild varieties of rice। मतलब इनको राइस का फादर कहा जाता है, राइस फादर, हाँ राइस फादर निल्ला अचान। इन्होंने इतना काम किया, इन्होंने राइस की बहुत सारी वैरायटीज़ को, वाइल्ड वैरायटीज़ को जो है कंजर्व किया है बेसिकली, ठीक है। तो 55 इंडिजिनियस राइस वैरायटीज़ को कंजर्व किया है। और एक और चीज़ ये है कि कुरिचिया ट्राइब, तो रोल ऑफ ट्राइब्स में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चेरुवयार राजू, है ना, चेरुवयार, क्या नाम इनका, नाम ही याद रखना सबसे कठिन काम होता है। चेरुवयाल रमन, चेरुवयाल रमन। राजू कहाँ से आ रहा था, क्योंकि एक और एग्जाम्पल में भी राजू आया था, CV राजू, ठीक है। फिर देखो दूसरा एक और एग्जांपल था CV राजू और मोआ सुबोंग का। उन्होंने उनको ग्रास रूट इनोवेशन के तौर पर पद्म अवार्ड जो दिया गया है ना। तो इनकी ट्राइब का नाम क्या है, कुरिचिया ट्राइब। क्या याद रखना है हमको, चेरुवयाल रमन। इससे पहले एक और नाम हम लोगों ने पढ़ा था, क्या नाम पढ़ा था हम लोगों ने, शरद कुमार द्विवेदी। क्या नाम पढ़ा था, शरद कुमार द्विवेदी, ठीक है। फिर उसके बाद फॉरेनर का इश्यू है ये, सेंट्रल शुड ब्रिंग पॉलिसी फॉर द फॉरेनर्स। तो ये भी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यू है। इसमें क्या कहा गया है कि तमाम सारे IPS अधिकारियों ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि जो फॉरेनर्स आ जाते हैं उससे क्या एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है, इलीगल इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है ना, ओवर स्टेइंग, अनट्रेसेबिलिटी की प्रॉब्लम है, ज़्यादा टाइम तक रुक जाते हैं, अनट्रेसेबल रहते हैं, इश्यू ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना, इश्यू ऑफ पॉलिसी वैक्यूम। पॉलिसी वैक्यूम क्या है कि हाउ टू ट्रीट दोज पीपल हु कम टू इंडिया एंड ओवर स्टे एंड इलीगली आ जाते हैं, उनको कैसे ट्रीट करें, पॉलिसी वैक्यूम है यहाँ पर थोड़ा सा। इश्यू ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज डिप्लॉयमेंट, तो देखो उनको डील करने के लिए क्या होता है, लोकल पुलिस को भेजा जाता है। बट लोकल पुलिस में क्या है कि इट इज़ नॉट रिसोर्स नहीं होते हैं इनके पास कि इतने सारे रिसोर्सेज को डेडिकेट कर दें लोगों को पकड़ने के लिए, है ना। अनट्रेसेबिलिटी के संदर्भ में देखिए इसको, डिप्लॉयमेंट ऑफ लोकल रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है इसमें, रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, इन लोगों की जो है रिपोर्ट्स रहती हैं इसमें। उसके बाद GS4 में एक टॉपिक रहता है पॉलिटिकल एटीट्यूड। पॉलिटिकल एटीट्यूड के अंतर्गत मोदी जी का आप एग्जांपल इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, की परीक्षा पे जो चर्चा करते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है बच्चों के लिए। तो कौन कौन से टॉपिक इन्होंने कवर किए परीक्षा पे चर्चा में के दौरान, कोपिंग विद स्ट्रेस, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फेल्योर। इन्होंने ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है डिजिटल फास्टिंग का, नो टेक्नोलॉजी जोन घर में बनाओ, डिजिटल फास्टिंग सजेस्ट करने के लिए ना, हाउ टू टैकल द mental health, how to create mental health, good mental health in this age of information technology, जहाँ हमारा क्या है, हमारा खेलना भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी मोबाइल में होता है और हमारा एंटरटेनमेंट, हमारी पढ़ाई सारी मोबाइल पे होती है, सारी ऑनलाइन होती है। क्रिटिसिज्म इज़ प्यूरिफिकेशन यज्ञ, इज़ अ प्यूरिफिकेशन यज्ञ एंड रूट कंडीशन ऑफ प्रॉस्परिंग डेमोक्रेसी। अच्छा स्टेटमेंट है। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी, वी हैव डिस्कस दिस टॉपिक। उसके बाद एक और आर्टिकल आया था जिसमें डिटेंशन सेंटर की बात की गई थी। डिटेंशन सेंटर वो सेंटर ऐसे हैं जो फॉरेनर्स इलीगली इंडिया में आए और कन्विक्ट किए गए, मतलब दे आर अश्योर्ड, दे फाउंड दैट कि वो एलियन फॉरेनर्स हैं, तो उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। तो डिटेंशन सेंटर वाला टॉपिक बहुत पहले आया था, देखो 2021 अगस्त में आया था। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे मेजर डिटेंशन सेंटर है। वैसे देखो डिटेंशन सेंटर असम में है, न्यू दिल्ली में, इन सब कई जगहों पर है, ठीक है। हमसे ये नहीं पूछेगा, अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है मुझे कि लोकेशन पूछेगा कि डिटेंशन सेंटर कहाँ पे है, कोई पर्टिकुलर डिटेंशन सेंटर कहाँ पे। तो असम के जो डिटेंशन सेंटर हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस हैं। कोकराझार में, असम में 7 डिटेंशन सेंटर हैं, इसमें 6 दिखा रहा है, ठीक है। एक मैं बता रहा हूँ क्या है, कोकराझार में है, गोलपाड़ा में है, तेजपुर में, सिलचर में, जोरहाट में है, डिब्रूगढ़ में। एक और इन्होंने नया डिटेंशन सेंटर बनाया है, अगिया नाम की जगह है वहाँ पर, ठीक है। तो ये आप देख लो मैप में। तो ये हो गई न्यूज़ आज की, डिटेंशन सेंटर अंडर कंस्ट्रक्शन DC इन असम, अगिया में एक और डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। तो मेरे हिसाब से आज का न्यूज़ में इतनी ही चीज़ें थी। धन्यवाद।